हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो लेक्चर आज का स्टार्ट होने वाला है वो लेक्चर नंबर 1 होगा फॉर सर्कल। ओके, अभी हमने केवल जस्ट आप कह सकते हो कि लेक्चर हमने स्टार्ट किया है। ओके, और सर्कल का जस्ट आज पहला लेक्चर होगा, तो धीमे धीमे बेसिक से कवर अप करेंगे हम लोग। ऑलराइट, और धीमे धीमे हाई लेवल पे जाएंगे। जहाँ तक मैंने आपको बोला था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी मैं पढ़ा दूंगा, तो अगर मैंने बोला है तो ज़रूर पढ़ा दूंगा बच्चों। मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है सर्कल कराने के बाद ही करा दूँ, या फिर सर्कल के बीच में ही मतलब सर्कल कभी नहीं करूँगा, फटाक से मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कर दूंगा और उसको स्ट्रेट लाइंस के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा मैं। तो उसको आप जाकर बाद में देख लेना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ लोगे, सर्कल पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर जो कि हमारा सर्कल है। तो कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर सर्कल क्या होता है। सर्कल बचपन से सुना है हमने, और क्लास 10th में हमने सर्कल चैप्टर पढ़ा भी है बच्चों। ऑलराइट, और बोर्ड्स में उसमें क्वेश्चन आए भी थे, बिल्कुल आए थे। तो ठीक है, सर्कल का इक्वेशन भी हमने पढ़ा था, शायद देखा था हमने क्लासमेट में। अगर जिसने नहीं देखा वो देख लो। तो पहली बात तो आती है, ये सर्कल एक्चुअली बनता कैसे है, ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। एक्चुअली जो सर्कल का डिफिनीशन होता है ना, लेट अस सपोज ये कोई पार्टिकल है, ये क्या है, कोई पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट लेट अस सपोज कितना है, x, y है, और मैं इसको बोल रहा हूँ भैया तुम मूव करो, लेकिन मैं इस पे कुछ कंडीशंस लगा दे रहा हूँ। वो कंडीशन क्या है ये सुनो। मैंने क्या बोला पहले, भैया तुम मूव करो, तुम पार्टिकल हो तुम मूव करो, लेकिन एक कंडीशन ये लगा दिया मैंने कि इस पॉइंट से तुम्हारी दूरी थोड़ी भी ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए। समझ रहे हो, ये कोई लेट अस सपोज r दूरी पर हमने एक पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट से इस पार्टिकल की दूरी ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए, मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए। ये पार्टिकल कोई पार्टिकल जो इस पॉइंट पर है उसको मैंने बोल दिया भाई तुम फ्रीली मूव करो, लेकिन उस पर एक कंडीशन लगा दिया कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से तुम्हारी दूरी इतनी रहेगी, तुम्हें दूरी अपनी बढ़ानी नहीं है या घटानी नहीं है। तो वो आप बोल रहे हो कि भैया मूव भी करो और बढ़ानी घटानी भी है, तो एक ही ऐसा तरीका है कि ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो क्या है, वो सर्कल है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हम और इधर ले लेते हैं ताकि सर्कल का सेंटर लगे। दिखा, देखो तो बच्चों, थोड़ा इसको ध्यान से गौर से समझने की जरूरत है आपको। एक काम करता हूँ, सर्कल इसको थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ और रेडियस लाइंस को भी थोड़ा सा अच्छा करता हूँ। ये देखो, ऑलराइट, और ये हमारा पॉइंट P है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ लेट अस सपोज हमारा ये क्या है, सेंटर है, और सेंटर ओरिजिन पे अगर लाई कर रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,0 होगा, बिल्कुल। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ, एक काम करो, ये 0,0 जो है ना इस साइड लिख लो, तो 0,0, और ये जो पॉइंट है वो x, y, तो x का मतलब x कोऑर्डिनेट पे दूरी, तो इतना दूरी तो x है, इतना दूरी, और इतना दूरी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये सर बात समझे? ओके, तो अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भैया ये रेडियस हमने बोल दिया, इतना दूरी, जो दूरी आपको कांस्टेंट रखना है उसको आप रेडियस बोलोगे, और जिस पॉइंट से आपको दूरी मेंटेन करना है, जिस पॉइंट से आपको दूरी मेंटेन करना है उस पॉइंट को आप सेंटर बोलते हो। इतना बेसिक नॉलेज तो है आपको। तो बात आती है कि हमने अभी क्या डिस्कस किया कि भैया एक पार्टिकल है, इसको मूव करने दो, तो एक सर्कल अगर बना रहा है तो कब बनाएगा, जब इसके बीच का दूरी हमेशा बराबर है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भैया ये जो पार्टिकल मूव किया जिस पाथ पर, या जो इसने पाथ बना दिया, उसका इक्वेशन मुझे लिखकर बता दो। किसी पार्टिकल तो स्टार्ट यहाँ से हुआ था ना, वो भैया घूम के सर्कल बना दिया, तो वो सर्कल बना दिया, तो जो भी बनाया उसका इक्वेशन आप मुझे लिख के बता दो। तो इक्वेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, इसी इक्वेशन को आप बोलते हो क्या, बताओ, क्या फिर आगे के लेक्चर में सुनोगे, लोकस बोलते हो इसको। क्या बोलते हो, लोकस। लोकस का मतलब ये होता है कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसने क्या पाथ फॉर्म किया या फिर क्या पाथ फॉलो किया, वही उसका लोकस है। लोकस का मतलब अगर आप इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स देखोगे, मैथमेटिक्स वैसे तो वो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन था, लेकिन अगर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो मान लो कोई पार्टिकल, ये तो पार्टिकल है और उसका कोऑर्डिनेट आपको x, y पता है, तो आप x, y के टर्म में कोई भी इक्वेशन निकाल दो, कोई भी इक्वेशन, आप x, y के टर्म में कोई भी इक्वेशन निकाल दो, तो जो इक्वेशन आएगा ना वो x, y,
एक्स कॉमा वाई के टर्म में कोई भी इक्वेशन निकाल दी तो वो उसी पाथ का इक्वेशन कहलाता है। बात समझे? पार्टिकल ने मोशन शुरू किया, बना दिया, मान लो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें इतना है और इन्हीं दोनों के टर्म्स में कोई भी इक्वेशन लिख दो, दिस इज द लोकस ऑफ पार्टिकल। ओके ओके, तो यहाँ से पार्टिकल भैया मूव करना शुरू किया, ऐसा आप मान सकते हो। और ये x दूरी, यहाँ y दूरी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं इसका लोकस लिख सकता हूँ? लोकस मीन्स व्हाट? पार्टिकल ने कौन सा पाथ ट्रेस किया उसका इक्वेशन लिख दो। और इक्वेशन का मतलब इन दोनों के टर्म्स में ही कोई भी इक्वेशन, मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई भी इक्वेशन, अगर आप इन दोनों टर्म्स में, लेकिन कोई भी इक्वेशन का मतलब ये x और y वेरिएबल है ना, ये कभी x, ये कभी पार्टिकल यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, मतलब वेरिएबल है। तो यही दोनों केवल वेरिएबल उसमें लाइक करना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कोई इक्वेशन बना रहे हो जिसमें ये दोनों तो लाइक कर रहा है और साथ साथ कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि भैया कोई और भी वेरिएबल उसमें खेल रहा है, नहीं, केवल ये दो टर्म होने चाहिए। और साथ साथ अगर उस इक्वेशन में जो इन दोनों के टर्म्स में होगा, अगर एक कोई कांस्टेंट भी होता है ना, तो भी वो उसी का इक्वेशन कहलाएगा। अभी आपको बात समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखो, ये दूरी y है, ये x है, ये परपेंडिकुलर है, हमें कोई भी इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों के टर्म्स में हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है? हमें बोलता है भैया बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर बोलता है क्या? तो हमने एक ऐसा इक्वेशन निकाल दिया जो कि x, y के टर्म्स में है। तो क्या वही उस पार्टिकल का इक्वेशन है? यस। अब पहले कहेंगे सर अभी तो आप बोले थे कि इन दोनों टर्म के अलावा कोई भी अदर वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो मुझे तुम बताओ कहाँ कोई वेरिएबल लाई कर रहा है, कहाँ कोई वेरिएबल इसमें आ रहा है? अरे यार ये बोलोगे क्या कि सर ये वेरिएबल है? कहाँ वेरिएबल है यार? इस पॉइंट से इसकी दूरी कांस्टेंट रखनी है तभी तो सर्कल बना। बताओ जरा, मतलब r तो हमारा कांस्टेंट है, यानी कि अगर आप x और y के टर्म में कोई इक्वेशन बना रहे हो तो उसमें कोई कांस्टेंट आ सकता है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन कोई और वेरिएबल नहीं आना चाहिए। बात समझे? ओके, तो ये हमारा हो गया किसका इक्वेशन? इसी सर्कल का इक्वेशन जो पार्टिकल ने ट्रेस किया था। बात समझे? ओके, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें अभी नहीं बताई है मैंने, बहुत जस्ट सिंपल मैंने अभी चला है, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताया, लेकिन इन जनरल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबको नोट भी करो, नोट करो, मजा आ जाएगा आपको। ये देखो, मान लो यहाँ पे पार्टिकल है वो चलना शुरू किया और फिर सर्कल बना भी दिया, ठीक ठाक तो बना है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। ये देखो, तो मैंने यहाँ से बना दिया और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको, इस बार लेट अस सपोज आपका जो सेंटर है ना वो क्या है? वो आपका लाई कर रहा है h, k पर। कहाँ पर लाई कर रहा है? h, k पर। और वो जो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है वो लेट अस सपोज x, y है। ओके, यानी इस बार आपका ये जो सेंटर है वो ओरिजिन पर लाई नहीं कर रहा है, इस बार किसी कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहा है वो। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना यार। और मान लो उसका सेंटर जो है ना वो यहाँ पर है, सेंटर कह रहा हूँ, ओरिजिन कहीं यहाँ पे है। बात समझे? तो ये क्या है? ओरिजिन है। ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूँ एक काम करो, इसको जस्ट डॉटेड से रिप्रेजेंट करो। डॉटेड से हो गया। अब यहाँ पे इसको मिला भी सकते हो, नहीं मिलाना तो मत मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अब मैं आपसे कुछ बेसिक से चीजें कह रहा हूँ बच्चों, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। ओके, हाँ दिख रहा है? फिर और बड़ा बनाओ, दिख रहा है ना? ओके, ये जो पॉइंट है जो इसका सेंटर है वो h, k हमने मान लिया। अब बात आती है ये दूरी क्या होगी? ये दूरी, तो तुम मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? h है। तो इतना दूरी कितना हो गया? x माइनस h हो गया, यानी बेस की वैल्यू इस बार कितनी हो गई? x माइनस h का होल स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूँ भाई, पाइथागोरस थ्योरम मतलब अप्लाई कर रहा हूँ। और ये y कितना हो जाएगा? तो इतना दूरी माइनस इतना दूरी, तो इतना दूरी कितना है? y, और इतना दूरी k। तो प्लस में लिख सकते हो आप क्या? y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी भी तो यही है ना, तो वो रेडियस आप अभी भी मान लो क्या है? स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो किसके बराबर हो गया? ये हो गया हमारा r स्क्वायर के बराबर। बात समझ में आई क्या?
ओके, इसे भी जल्दी से नोट करो, बहुत जनरल अभी हमने चला, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं चल रही हैं। देखो ये जो हमने निकाल के रखा है ना, ये इन जनरल है, ये इन जनरल नहीं है, ये इसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है कि भैया इसका सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिन पर लाई कर रहा है, इसका सेंटर कहीं पर भी हो, ये कभी भी अप्लाई हो जाएगा। और इस सिचुएशन में अगर आपके पास ये है ना, तो आप इससे ये बना सकते हो। पूछो कैसे? कैसे भैया, अगर ओरिजिन पर है, ओरिजिन का मतलब क्या है, मतलब उसका सेंटर अगर ओरिजिन पर है तो h के ओरिजिन यानी 0,0, तो 0 ये फाइनली ये इक्वेशन नहीं बन जाएगा क्या? बन जाएगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, जैसे इसको आप याद रख सकते हो। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको एक्सपांड करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड करूंगा, अभी आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा फील आएगा। देखो एक्चुअली मैं करता कुछ इस तरीके का हूँ बच्चों, हाँ ये आप समझो, अगर मैं इसका इक्वेशन बच्चों लिखूं, यहाँ पर मैं एक इसका इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx और प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। ओके, तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है भैया एक्स स्क्वायर आ रहा है प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ मैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर अब x वाले टर्म्स लिखो माइनस 2hx माइनस 2ky। ऑलराइट, और क्या बच रहा है भाई? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो तो जरा बच्चों, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं चल रही अभी, जस्ट अभी हमने सिंपल ही चला है, कुछ बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं चल रही हैं यहाँ पर। देखो तो जरा, और इक्वल टू में आप 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो एक्चुअली मैं इससे प्रूफ आपको क्या करना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, ये बताने से पहले काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, पूरा इसको छापो बच्चों, जल्दी छापो। छाप लिया क्या? छाप लेना तो जल्दी बताना मुझे। ओके, चल दिख रहा है? देखता हूँ आपको दिख रहा है फिर नहीं दिख रहा है, केवल मैं ही लिख रहा हूँ। नहीं दिख रहा है, एकदम बढ़िया। ओके, तो इसे इरेज करें, इरेज करते हैं फिर इसे, और इस इक्वेशन को जस्ट अभी हम लोग रहने देते हैं, ऊपर इसको लिखते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर मत करना, वरना ये टॉपिक स्किप हो। हमें बहुत ध्यान से अपना पढ़ाई को करना है, बहुत ध्यान से। नीचे वाला इक्वेशन नहीं इरेज करेंगे, थोड़ा सा आराम से इरेज करते हैं। ओके, देखो यहाँ पर थोड़ा सा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कांसेप्ट इस्तेमाल होगा, लेकिन उससे पहले ये जो लिखा हुआ है ना नीचे, उसको आप ऊपर लिख लो। क्या कह रहा है ये बोल रहे हैं भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से चलो ठीक है भाई, इतनी बातें तो समझ में आ रही है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि नीचे वाला पोर्शन अब इसे इरेज कर सकता हूँ, तो इरेज कर दें। ओके, तो इरेज कर दिया मैंने। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ओहो एक्सट्रीमली सॉरी। देखो हाँ, अब देखो मैं आपको एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कंसेप्ट थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये तो 2 लेक्चर लग जाएगा इसको पढ़ाने में। एनीवे बस थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहा हूँ जो कि आपको पढ़ना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है अभी, मैं पढ़ा दूंगा आपको, इतना बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो उसमें जो इक्वेशन आता है ना बच्चों, वो क्या आता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, हाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस क्या होता था, हाँ प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस। ये एक ऐसा इक्वेशन है ना, ऐसा इक्वेशन है
जिसको अगर आप थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन करोगे तो इसी से आप इलिप्स भी बना सकते हो, हाइपरबोला भी बना सकते हो, पैराबोला भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, सर्कल भी बना सकते हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो। लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं सर्कल, तो सर्कल के केस में अगर हम लोग इसको इससे कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करें, ये तो हम लोग का एज इट इज सर्कल की मदद से आया है, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया। तो अब इसको इससे कंपेयर करो और देखो कौन सा टर्म उसमें गायब है, तो वही टर्म सेम इसमें से भी गायब करो। क्यों? क्योंकि उसमें नहीं, क्योंकि हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं ना। तो है क्या एक्स स्क्वायर? हाँ। वाई स्क्वायर है? हाँ है। एक्स वाला टर्म है? हाँ है। वाई वाला टर्म तो क्या हो रहा है, वाई वाला टर्म है। और यहाँ पर 2hx वाई वाला टर्म नहीं है। अब देखो इस पॉइंट पे किसको इसको डाउट है, यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बोला था भाई, यहाँ पर अगर आपका कोई सर्कल है और उसका सेंटर अगर h, k पर है, अब ऐसा नहीं कर रहे हो सर्कल को बस इधर उधर उधर इधर नहीं कर रहे हो आप, उसका सेंटर जस्ट कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये रेडियस तो कांस्टेंट होता ही है, तो वो कांस्टेंट और इतना कांस्टेंट आपस में वो कंपेरेबल है। लेकिन ये अकेला टर्म जो उसमें लाइन नहीं करता है, इसीलिए हम लोग का एजम्पशन एक होता है यहाँ पर कि फॉर सर्कल, यहाँ पे लिख लो फॉर सर्कल, हम यहाँ पर बोलते हैं कि h की वैल्यू 0 होती है, तो इतना जो पूरा टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझे? और यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन करते समय एक और चीज हमने देखा है, वो क्या है कि भैया ये जो a है ना और ये जो b है, उन दोनों की जगह 1 1 है। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट आ जाता है फॉर सर्कल में ही, ये एक पॉइंट आप नोट कर लो और एक और पॉइंट कि a जो है ना वो b के बराबर होता है। a b के बराबर होता है का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3, तो 3 फिर आप उसको रहने मत दो, 3 को कॉमन निकाल लो और फिर काम करो, क्योंकि जब 3 को कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको 1 बनाना है, y स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट आपको 1 बनाना है। ये बेसिक है। देखो यहाँ पर आया, इसी के कंपैरिजन से हम लोग कर रहे हैं, तो मतलब a और b का दोनों का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, ऐसा आप कह सकते हो, कुछ भी हो लेकिन a और b बराबर होंगे। अगर यहाँ 3 होता है दोनों जगह, तभी तो 3 आप कॉमन निकालोगे और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करोगे, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करोगे, तो जो हम लोग का रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा ना वो क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा। अब बात आती है किस चीज की, अब देखो बात किस चीज की आती है, हम लोग थोड़ा सा इस पे और अच्छी तरीके से गौर करने की कोशिश करेंगे बच्चों। वो क्या है, करें क्या, करें? ओके फिर करते हैं इसे भी। नोट हो गया? नोट हो गया क्या? देखो एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये तो आप यहीं से निकाल सकते हो या फिर दूसरा तरीका भी उससे भी निकाल सकते हो। उससे पहले इसे आप नोट कर लो, समझ लो बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों, नहीं तो फिर गड़बड़ मत कर देना। ओके ऑलराइट, देख लो भाई, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, थोड़ा इसको समझना। इन दोनों का कंपैरिजन अगर किए ही हो तो एक बात बताओ, h, k, ये जो h है वो k है, वो क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, तो उन दोनों को जब कंपेयर करोगे ना, एक्चुअली आप हमेशा लेकर के ये चलोगे इन जनरल, क्यों? क्योंकि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आया हुआ है, इसीलिए आप जनरल लेकर के ये चलोगे। बात समझ में नहीं आ रही? देखो इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करोगे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 2g इज इक्वल्स टू माइनस 2h, 2 से 2 कैंसल, तो g की वैल्यू कितनी आ रही है, -h। तो g की वैल्यू थोड़ी मतलब है, यहाँ पे आप माइनस हटा कर यहाँ लगा दो, ये माइनस हो गया। ऑलराइट, और यहाँ पर एज इट इज k की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, k की भी वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या, जस्ट -f आ जाएगा। कहाँ लिखा है मैंने, ओ यहाँ h नहीं रहेगा बच्चों, यहाँ f रहता है, कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे f रहता है, तो k की वैल्यू कंपेयर करने पे -f आ रहा है। तो अब मेरी बात ये समझ में आ रहा है, सर जो यहाँ पे आपने सर्कल लिया है उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k है, लेकिन जब आप ये लोगे ना, जब आप ये लोगे तो उस केस में क्या हो रहा है, -g, -f। ओके, और इस बारी ये देखो, इसको जब कंपेयर करोगे तो c इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो हमें अगर रेडियस की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो कैसे क्या करोगे, r स्क्वायर को इधर लेकर के आओ और फाइनली आ जाएगा क्या, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। देख लो भाई, कुछ बहुत टिपिकल चीजें नहीं चल रहा है यहाँ पर। देखो
ये क्या है r, r इज द रेडियस एंड h कॉमा k इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट है। तो बात आती है कि अगर मुझे बस अगर इस तरीके, देखो क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा, फ्रेम इस तरीके से होगा, इसीलिए मैंने इसको इससे कंपेयर किया है। जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग होगा ना वो इस पे बेस्ड होगा, तो आप हमेशा क्वेश्चन को कंपेयर इससे करोगे, बात समझो थोड़ा। लेकिन हमने यहाँ पर पहले ही बोल चुके इससे कंपेयर जब हमने किया है तो भैया यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें 1 बनाना है, तो इसलिए हम 1 यही बना देते हैं। और जब हमने इसको इससे कंपेयर किया हमें पता है h की वैल्यू क्या है, वहां पर सेंटर का कोऑर्डिनेट है, तो h का वैल्यू हमने जब इस केस में निकाला तो -g आ रहा है। तो एक्चुअली -g आया कैसे, ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं हम लोग यहाँ से। अगर x का कोएफिशिएंट अगर हम लोग ध्यान से देंगे तो कितना है, 2g है, तो इसको आप एक काम करो हमेशा 2 से डिवाइड करना, तो जब 2 से डिवाइड करोगे आ क्या जाएगा g, तो हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट h है लेकिन उसकी वैल्यू -g है ना, मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसको आप और क्या लिख सकते हो, -g, -f लिख सकते हो क्या, यस। तो हमें g उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं है, हम लोग एडिशनली एक फिर माइनस भी लगाएंगे। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने जो बेसिक अभी हमने पढ़ा इक्वेशन हमने अभी क्या पढ़ा है बच्चों कि x - h का होल स्क्वायर पढ़ा था ना, अभी दिखाओ बताओ तो जरा, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये पढ़ा था ना हमने, पढ़ा था। तो अगर आपको h और k का वैल्यू पता चल जाए, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल जाए और आपको रेडियस पता चल जाए, तो आप इक्वेशन नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यही दो चीजें तो चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, सर्कल का कोऑर्डिनेट। अब सर्कल का कोऑर्डिनेट निकाल करके क्या होगा, ये बात आ रही है, तो अभी आपको बात समझ में आ जाएगा, पहले निकालो। तो ये आ गया -g, कैसे लाओगे, -g आप लाओगे x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर जो आएगा उसके पास हम लोग आगे उसके आगे हम लोग माइनस लगा देंगे। और अब बात आती है -f कैसे आएगा सर, तो एक काम करना y के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना तो f आ जाएगा, क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए इसलिए एडिशनली माइनस लगा दोगे जब, तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -g, -f हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्योंकि हमें यहाँ पर ये रेडियस है ना, तो रेडियस की वैल्यू कैसे आएगी, रेडियस की वैल्यू तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर क्या है यहाँ पर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है ना। बताओ तो जरा, देखो देखो भाई जल्दी देखो, वहां पर दिखा, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो h क्या है, -g है ना, तो -g का स्क्वायर, तो अब तो कुछ करना ही नहीं है यार, -g का स्क्वायर करो प्लस -f का स्क्वायर करो -c कर दो, तो यानी इसका स्क्वायर करोगे तो फाइनली कट के क्या आ जाएगा, g स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो -f का स्क्वायर f स्क्वायर बन जाएगा, तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c आ गया। तो यहाँ से हमने सेंटर का कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया और रेडियस बाय दिस। अगर आपको ये पता चल चुका है तो आप इसकी मदद से रेडियस भी इसका निकाल सकते हो, रेडियस इज इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c, और ये c क्या है, वो एक कांस्टेंट होगा। आपको इस तरीके से सर्कल का इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो यही कांस्टेंट है, वो देख लो भी, समझ लो, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं चल रही है, एक बार नोट कर लो, फिर से एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। ओके, बात समझे, मैंने देखो एक बार तुरंत समझा देता हूँ। देखो ये हमने अभी तुरंत प्रूफ किया था, तो जब प्रूफ कर लिया तो मैंने आपको थोड़ा सा चीजें एक बात बताई कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भैया ये होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये एक जनरल इक्वेशन है। मैंने इसको बोला आप इससे कंपेयर करो, तो यहाँ से पहला चीज मुझे ये दिखा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमने पहले 1 बना लिया, ठीक। फिर हमने ये देखा कि सारे टर्म्स कंपेरेबल हैं, तो यहाँ से एक टर्म ऐसा आया जो कि उसमें नहीं दिख रहा था, तो यानी ये टर्म 0 होगा, तो 0 तब होगा तो हम लोग ये बोलते हैं कि भैया h की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है सर्कल के लिए, और यहाँ पर a = b होना जरूरी है। अब मैंने आपको बोला इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 2g जो -2k के बराबर होगा, सॉरी -2h, क्योंकि x का कोएफिशिएंट, तो 2g जो है वो -2h के बराबर होगा, तो h की वैल्यू -g आ गई। तो h क्या है, सेंटर का x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -g, तो वही तो लिखा है ना, x कोऑर्डिनेट -g, और सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट जो कि k है, और मैंने क्या निकाला, -f, तो सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट देखो, y कोऑर्डिनेट कितना है, -f है, तो सर्कल का सेंटर जो है उसका कोऑर्डिनेट आ गया, हाँ,
फिर हमने थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको, इस कांस्टेंट को और इसको कंपेयर किया, तो यहाँ पे हमने ये दिखा कि r की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, h² + k² - c। तो जब हमने देखा h की वैल्यू तो ये है, k की वैल्यू ये है, तो फाइनली जो हमने इसमें पुट किया h की वैल्यू और k की वैल्यू, तो क्या आ गया, ये आ गया। और आपको g और f तो यहीं से आपने निकाल लिया ना, क्योंकि -g का स्क्वायर किए हो -f का स्क्वायर किए हो, तो ये दोनों तो निकाल लिया था, और ये कांस्टेंट तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। तो यानी यहाँ से हमें सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया। अब सर्कल की इक्वेशन लिखना क्या कोई बड़ी बात है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, h, k इज व्हाट, h, इज दिस। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, वही सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, इसमें जस्ट पुट कर देना और फिर रेडियस वैल्यू आप इससे निकाल लोगे, तो तुरंत आपका उससे सर्कल का इक्वेशन ही आ जाएगा। और वो जो है ना, वो भी सर्कल का इक्वेशन ही है, ऐसा नहीं है कि ये सर्कल का इक्वेशन नहीं है। ये तो मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ कि चलो ठीक है, ऐसा ऐसा इसमें होता है। तो बात समझ गए क्या? अगर बात समझ में आ रही है तो जल्दी से फटाक से इसे नोट कर लो बच्चों, क्योंकि अब मैं इसे ज़्यादा देर तक रोकूंगा नहीं, फटाफट इसको इरेज करके कुछ और भी कंसेप्ट पर हम लोग चलेंगे। इसको आप दो तरीके से बच्चों प्रूफ कर सकते थे, इसको आप दो तरीके से कर सकते थे, लेकिन एनीवे ये तरीका ज़्यादा इजी है। एक और तरीका होता है जो कि थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो आपके स्कूल वाले वैसे ही बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे कर सकते हैं। नोट कर लिया? आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा बच्चों। मैं अब इसे इरेज करूंगा, फिर और भी कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट पर चलेंगे जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज कुछ बहुत खास तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट फिर भी जितना बता रहा हूँ उतना समझो। इरेज करें क्या? ये बिल्कुल याद रखना है अपने जहन में, जस्ट इसको बैठा लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये अभी। और अभी हम लोग बात करेंगे कुछ कंसेंट्रिक सर्कल के इक्वेशन के बारे में, जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको ऐसे सवाल मिल भी जाएंगे, तो उसको करने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। ओके, तो देखो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है कि सर्कल का सेंटर तो सेम होगा, बस रेडियस उसमें डिफर हो जाएगा, रेडियस उसमें डिफर कर जाएगा। जैसे एक सर्कल ये है और एक सर्कल मैंने जस्ट यहाँ पर एक और बना दिया, जिसका रेडियस बच्चों डिफर कर जाएगा, लेकिन सेंटर उसका डिफर नहीं करेगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। अगर मैं इस सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k ले लूं, क्या ले लूं? h, k, ओके, और इसका रेडियस जो है ना वो r1 ले लूं, और इसका रेडियस ये r2 ले लूं मैं। बात समझना। और मैं आपको बोल रहा हूं भाई ये C1 है, ये क्या है? C1 है, और ये क्या है? C2। आप C1 का मुझे इक्वेशन लिख करके बता दो, तो कैसे बताओगे? बता पाओगे? तो C1 का इक्वेशन यार मैं लिख सकता हूं x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर। और जो C2 का इक्वेशन मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि दोनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, जो चीज वैरी कर रहा था वही उसके इक्वेशन में भी वैरी कर रहा है। x भी सिमिलर है, h भी सिमिलर है, y, k सारा सिमिलर है। डिफर क्या कर गया? रेडियस का स्क्वायर। और कंसेंट्रिक सर्कल में भी तो वही बस डिफर करता है, बाकी सेंटर तो कांस्टेंट रहता है ना यार, समझ रहे हो? तो यानी इन दोनों का इक्वेशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है, केवल रेडियस में डिफरेंस आता है। और देखो और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो हो जाएगा ये। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर हमारे पास कोई सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और ये उसका क्या है? सेंटर है। और मैं आपसे पूछूं बच्चों, लेट अस सपोज ये क्या है? ओरिजिन है। ये क्या है? ओरिजिन है। अच्छा सर ठीक है, और इस सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो अल्फा कॉमा बीटा ले लो। बात आती है इसका इक्वेशन लिखने का, तो इक्वेशन तो तभी लिख पाओगे ना जब आपको पता रहेगा। तो इतना तो आप लिख सकते हो, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और देखो तो रेडियस क्या लिखोगे? रेडियस तो पता ही नहीं सर। पता है यार, ध्यान से देखो, रेडियस क्या यही है? तो यार ये ओरिजिन से मतलब यहाँ से ये एक्स एक्सिस से ये दूरी कितना है? बीटा नहीं है क्या? बीटा क्या है? ये मेरी बात समझो, इतना दूरी तो अल्फा ही है ना, और बीटा क्या है? बीटा तो यही है ना। तो बीटा दूरी हमें पता है, तो एक्चुअली इसका रेडियस इस केस में बीटा ही है। थोड़ा सा बस आपको गौर करने की देरी थी, बाकी तो बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। ओके ऑलराइट, अब देखो दूसरा कंडीशन मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। ये तो जस्ट हमारा इसका कंडीशन हो गया,
और दूसरा कंडीशन कुछ इस तरीके का आता है, अगर हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कोई सर्कल है जो कि जस्ट उसको टच करके निकल रहा है, किसको, y कोऑर्डिनेट को जस्ट उसको टच करके निकल जा रहा है, हाँ ये मान लो, और इसका जो कोऑर्डिनेट है सेंटर का, वो अगर मैं बोलूं अल्फा कॉमा बीटा है, और यहाँ से जस्ट मैंने इस तरीके से बना दिया, और ये हमारा इस तरीके से है, ओके। तो इतना दूरी क्या है अल्फा, ये दूरी क्या है बीटा, तो इतना दूरी पे गए, अरे ये यही तो रेडियस है, तो यानी यहाँ से हमारे दिमाग में तुरंत आएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। देखा, ओके चपका, चलो ठीक है। फिर अब देखो ऊपर वाली चीजें नोट कर चुके हो ना, आई होप सो आप सबने नोट कर लिया होगा बच्चों। और देखो मैं आपको एक और स्पेशल केस आपको दिखाता हूँ थोड़ा, जो और ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्या इंटरेस्टेड है उसमें, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस केस में एक सर्कल ऐसा है जो दोनों कोऑर्डिनेट को टच कर रहा है, जो दोनों कोऑर्डिनेट को टच कर रहा है, ऑलराइट देखा। और इसका कोऑर्डिनेट मैं क्या मानूं, एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों इस तरीके का होता है और वाई कोऑर्डिनेट इस तरीके का, तो ये तो रेडियस टाइप का दिख रहा है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा कॉमा अल्फा, ऐसा हम बोल सकते हैं भैया एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट यही तो होता है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट इतना वाई कोऑर्डिनेट इतना, तो ये तो रेडियस है, रेडियस आपस में बराबर होते हैं। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो आप। तो ये देखो कुछ 3 स्पेशल केसेस थे हमारे पास जो कि मैंने आपको डिस्कस करा चुका हूँ, ओके। इसे जल्दी से फटाक से नोट करो, फिर और भी कुछ अगर हमें देखना हो तो वो चीज भी हम लोग देखते हैं, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो वो करते हैं हम लोग। एक और बेसिक सा चीज हम लोग कर सकते हैं वैसे, इंटरसेप्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा। इंटरसेप्ट पढ़ोगे कि कल के लेक्चर में डिस्कस करें, चलो इंटरसेप्ट पढ़ा देते हैं, फिर बाकी से हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसे जल्दी से नोट कर लो, फिलहाल इसे जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया क्या आप सबने, ठीक है। फिर अब हम लोग आते हैं इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। अब हम लोग बात करेंगे इंटरसेप्ट, सर्कल के इंटरसेप्ट के बारे में, किस पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, कि अगर कोई सर्कल है वो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर एक्चुअली इंटरसेप्ट क्या बना रहा है। तो इंटरसेप्ट का बेसिक नॉलेज मैंने आपको स्ट्रेट लाइंस में बताया था, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखो पहले हेडिंग डाल दो, इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल। हम लोग सर्कल के इंटरसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है कोई, ठीक है, और यहाँ पर हमने कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया है एज इट इज, ठीक है, और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ ये सर्कल एक्स कोऑर्डिनेट को 2 बार कट कर रहा है और यही सर्कल वाई कोऑर्डिनेट को भी 2 बार कट कर रहा है, दिखा, चलो ठीक है दिख गया। और ये जो हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0,0, एनीवे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, था देखते हैं कुछ करेंगे हम लोग उसमें। तो इंटरसेप्ट अगर हमें निकालना है ना सर्कल का, तो आप ये देख लो, अगर आपको निकालना है एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल, इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑन एक्सिस लिख लो, ऑन एक्सिस, ओके, अब समझ में आएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये जो सर्कल है वो 2 पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट को कट कर रहा है, तो जिस जिस पॉइंट पर कट किया है ना उन दोनों पॉइंट का बीच का दूरी, उन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी ही क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट कहलाएगा, बात समझे। और वाई इंटरसेप्ट 2 पॉइंट पर कट किया सर्कल के, इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी क्या है, वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, बात समझ में आया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार कैसे निकालोगे एक्स इंटरसेप्ट, बताओ जरा, एक्स इंटरसेप्ट एक्चुअली आप निकालोगे कैसे, बताओ बताओ, कुछ भी दिमाग में आ रहा है, थोड़ा भी, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है, ओके बताओ, मैं बताऊं या फिर थोड़ा सा बुद्धि आप लगाओगे, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ यार, मैं बता देता हूँ, चलो। तो आपको जनरल इक्वेशन थोड़ा सा याद लाना पड़ेगा, एक्स इंटरसेप्ट अभी बाद में वो लिख देंगे। हाँ, जनरल इक्वेशन आपको याद रखना है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ एक्स इंटरसेप्ट निकालना है ना, एक्स इंटरसेप्ट मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी, तो उसके लिए दूरी निकालने के लिए आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट पता तो होना चाहिए
तो इन दोनों पॉइंट के लिए ये दोनों पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है क्या? यस, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट है उसको आप क्या बोलते हो? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। और अगर हमें ये पॉइंट निकालना है तो हमें इतना तो जानकारी है कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो एक काम करो, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, आपको मैं यहाँ बोल रहा हूँ एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? y को 0 पुट करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो x की दो वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। क्यों? क्योंकि x का डिग्री कितना है? 2 है। क्यों दो वैल्यूज आएंगी? क्योंकि x एक्सिस को दो बार कट कर रहा है। ओके, तो जस्ट इसमें हम लोग सीधाचार्य फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस 2g प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स 4g स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4c अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 4 जब बाहर निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, पर इसको जब कैलकुलेट करोगे तो माइनस जी प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट जी स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पर देखो दो पॉइंट्स आ रहे हैं, दो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। माइनस जी माइनस रूट जी स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा क्या? यस। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूँ, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो ये हो जाएगा माइनस जी प्लस रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ओके, ऑलराइट। अब देखो इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी ही तो निकालना है, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या कह रहा हूं? एक्स इंटरसेप्ट क्या बोल रहा हूं? क्योंकि हम लोग तो डिस्टेंस के दो पॉइंट के बीच का दूरी तो हमें निकालने आता है। क्या आता है? अगर मैं इसको बोलता हूं, लेट अस सपोज हमारा वही कोऑर्डिनेट पहले ही में मान लिया होता है x1, y1 की वैल्यू क्या है? 0 है, और x2 0। ये सर, तो अगर मैं निकालने चलूं इसको तो एक्चुअली मैं निकालूंगा कैसे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है? 0, और y1 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है। और ये देखो, ये स्क्वायर से क्या ये रूट कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल। तो फाइनली यहाँ पर आ क्या रहा है? x2 माइनस x1 दिखा? तो यानी दिस कोऑर्डिनेट, दिस x कोऑर्डिनेट माइनस दिस, तो इतना माइनस इतना, अब तो कर ही सकते हो यार। तो इसको एज इट इज आप दिमाग लगा थोड़ा सा लिखो, दिस मतलब माइनस जी प्लस रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और यहाँ पर एक काम करो, माइनस लगाओ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस जब इसमें इंटू होगा तो प्लस, और यहाँ पर प्लस रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और ये माइनस जी से ये प्लस जी कैंसिल हो जाएगा, और वो फाइनली कितना आ जाएगा? दिस एम्प्लॉइज 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ये देखो वो क्या आ गया हमारा? वो आ गया हमारा एक्स इंटरसेप्ट। ओके, इसे जल्दी से नोट करो, फिर इसको थोड़ा समराइज करता हूँ मैं। इसे जल्दी से नोट कर लो यार। नोट हो गया क्या? एक काम करता हूँ, इस एक्स इंटरसेप्ट को थोड़ा सा छोटा सा लिखता हूँ, यहीं पे मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूंगा इसको। यहाँ पे देखो, ओके, ये तो हमने ऐसे लिख दिया था एक्स इंटरसेप्ट। ओके, अब देखो वो एक्स इंटरसेप्ट एक्चुअली आया क्या? अगर मैं इसको बोल रहा हूँ पी क्यू, तो पी क्यू लिख सकता हूँ क्या? तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब मैं आपको इसको बोलूँ, लेट अस सपोज ये क्या है? ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी इज वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालना था तो दिमाग लगा के हमने निकाल दिया। एक्चुअली जब हम इसको गौर करें इससे तो कैसे निकाला? तो 2 तो इंटू कर दिया फॉर एक्स इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो फिर से 2 से इंटू करो और रूट लगा दो। लेकिन यहाँ पर जी स्क्वायर आ रहा था, ऐसा हमने याद किया था मैंने। कैसे याद करोगे? तो देखो, अगर आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो फिर से आप प्रोसीजर कर सकते हो। इस बार क्या करोगे? वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए ये पॉइंट, तो इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट फिर 0 करोगे, ये 0 और फिर वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी, फिर इसको सॉल्व करोगे, इतना सब कुछ करोगे तो फाइनली आएगा यही 2। लेकिन यहाँ g की जगह क्या आ जाएगा इस बारी?
इस बार आ जाता है एफ स्क्वायर माइनस सी। क्यों एफ स्क्वायर? ऐसा मतलब याद किया था मैंने कैसे, ये देखो भैया अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो 2 इंटू रूट करूंगा, और जी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि वो एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट जो है ना उसी का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, नॉट 2g का स्क्वायर, जी का स्क्वायर। देखो मेरा काम का फॉर्मूला बताना, ये मैंने बता दिया, आप इसको जैसे भी याद करो। ऑलराइट, एक ये आ गया यहाँ पे जी स्क्वायर, तो यहाँ पर एफ स्क्वायर हो जाएगा। अगर जिसको बिलीव नहीं है मेरे ऊपर, वो फिर से इसको क्या कर सकता है, फॉर दिस, इसके लिए वाई इंटरसेप्ट के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। तो दैट इज इट फॉर दैट डे। एक काम करो, इसे जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है इसका कर लो। ऑलराइट, अभी हम लोग फिलहाल क्लास को एंड करेंगे। ज़्यादा कुछ आज तो नहीं कर पाए हैं, बट फिर भी जितना किया है उतना कम नहीं किया है। कल आप इसको रिवीजन करके आना, बहुत ही बेसिक लेक्चर अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन धीमे धीमे बेसिक नहीं रहेगा, हम लोग धीमे धीमे हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। और मैं आपसे बोल रहा हूँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का चिंता मत करो, बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑलराइट, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।